ललित घर छोड़कर जा रहा होता है और उसे उसकी पत्नी और माँ बार बार रोक रहे होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मुझे अब अपने बारे में सोचना है। मैं तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मेरी पसंद से शादी नहीं हुई थी मेरी, जो मैं तुम लोगों के बारे में सोचूं। इसीलिए मैं अब और यहाँ नहीं रहने वाला। माँ जी, आप इन्हें कुछ बोलिए ना। ये तो कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ललित, तू क्यों ऐसे कर रहा है? अरे अगर मैं तेरी ज़बरदस्ती शादी भी करवा दे तो तेरी शादी तो हो चुकी है ना। तुझे अब अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, तो क्यों ऐसा कर रहा है? प्लीज़ माँ, मैं बस अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने परिवार के बारे में नहीं, जो कि आपने ज़बरदस्ती बनाया है। देखिए, आपको मुझसे नाराज़गी है तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए ना। माँ जी को इस उम्र में क्यों छोड़कर जा रहे हो? अरे आप अपने बेटे हो, माँ जी आपकी माँ हैं। आपके बिना वो कैसे रहेंगी? ललित किसी की भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। ललित के जाने के बाद उसके पीछे उसका परिवार बस आंसू बहाते रहता है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? ललित जी तो हमें छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बहू, तू चिंता मत कर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो चार रास्ते और खोल देता है। और बहू, तू अभी जवान है, तेरी उम्र ही क्या है? मेरे बेटे ने जो भी तेरे साथ किया वो तो बहुत गलत है। लेकिन अगर तू किसी दूसरे के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर मैंने अपने पति को खुद से दूर होते हुए देखा है तो आपका बेटा भी तो था ना वो। हम दोनों एक ही मझधार में हैं। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। छाया अपनी सास के साथ जैसे तैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर रही होती है। कुछ दिनों बाद छाया की पड़ोसन झुमरी मटकते हुए आती हैं। आए हो दैया, तुम सास बहुरिया का कर रहे हो? झुमरी बहन, आप यहाँ कुछ काम था क्या ज़रूरी? जरूरी थोड़े ना है कि कोई काम हो तभी आए। हम तो ऐसे ही आ गए। वैसे ये बताओ, तुम्हारा घर बार कैसे चलाते हो तुम? पति नहीं है घर में, कमाने वाला कोई है नहीं, फिर कैसे चलता है? कहीं झुमरी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर के हालात बिगड़ते रहते हैं, जिस वजह से दोनों सास बहू काफ़ी परेशान हो जाते हैं। माँ जी, घर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो काम शुरू कर देना चाहिए। बहू, तू सही कह रही है, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं? मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, हम अपना ही काम शुरू कर देते हैं ना। देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं खाना थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लेती हूँ, तो हम क्यों ना एक ठेले पर ही खाना बेचना शुरू कर दें। दोनों सास बहू बहुत बात कर रही थी कि तभी उनका मकान मालिक आ जाता है। याद दिलाने आया हूँ कि 2 महीने का किराया बाकी है। अगर इस महीने किराया नहीं मिला तो भूल जाना घर। हाँ, हम आपके पैसे लेकर भागेंगे थोड़े ही। भाग सकते भी नहीं हो, पर अब मैं और समय नहीं दे सकता। मकान मालिक की बात सुनकर सास बहू और परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद छाया अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसे ठेले पर खाना तो बेच देंगे, लेकिन ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को बैठने के लिए भी जगह चाहिए होती है। पर अब हम क्या कर सकते हैं? हम ठेले पर थोड़ी ना लोगों को बैठा सकते हैं, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम कहीं दुकान की व्यवस्था करें। अरे माँ जी, आप ये कैसे भूल गई? हम वो वाली कुर्सी बना देते हैं जो फोल्ड हो जाती है और कम जगह लगती है। कुर्सी अपने ठेले के नीचे डाल देंगे और जब ग्राहक आएंगे तो उन्हें बैठाकर खाना खिला देंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे दोनों सास बहू का चलता फिरता ढाबा लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। चलता फिरता ढाबा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और देखने में भी कुछ अलग लग रहा है। अरे हाँ भाई साहब, अलग है तभी तो लोग आ रहे हैं ना। बताइए, आप क्या खाएंगे? जो आपके यहाँ पर सबसे अच्छा मिलता हो आप वही खिला दीजिए। वो आदमी बड़े चाव से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी झुमरी भी चश्मा लगाते हुए आ जाती है। अरे वाह भाई वाह, सास बहू का चलता फिरता ढाबा, ये तो हमारा मन मोह लिया। बिल्कुल सही कहा तुमने झुमरी बहन। अच्छा, तुम हमारे ढाबे में पहली बार आई हो तो बताओ क्या खाओगी? अरे हम तो सब कुछ खा लें, लेकिन ये बताओ, पैसे तो नहीं लगेंगे ना? क्योंकि हम तो तुम्हारी पड़ोस में ही रहते हैं और पड़ोसी लोगों से कोई पैसे थोड़े ना लेता है। अरे ठीक है भाई, तू फ्री में खा ले। इतना पटर पटर करती रहती है। बता क्या खाएगी?
झुमरी बड़े चाव से खाना खाती है और ऐसे ही दोनों सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं। लोगों में उनके ढाबे की काफ़ी। तभी वहाँ दोनों सास बहू अपना ढाबा लेकर घर वापस आ रही होती हैं। अरे शोभा, तुम्हारे चलते फिरते ढाबे के बारे में तो खूब प्रशंसा सुन रही हूँ। ये तो बस भगवान की कृपा है, वरना जिस तरह हमारे सर पर मुसीबत आई थी ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम कभी वापस खड़े हो पाएंगे। ये तो तुम दोनों सास बहू की हिम्मत है, वरना ऐसी स्थिति में तो हर कोई अपने आप ही तबाह हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है। काकी हिम्मत हारने वाले का तो सवाल ही नहीं था, इतनी कठिनाइयाँ जो थी। दोनों सास बहू भी घर आ जाते हैं और 1 महीने की पूरी कमाई को जोड़ती हैं। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, ये हमारी 1 महीने की कमाई है, वो भी बस तेरी वजह से संभव हो पाई है। अब आप रो मत, बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। मैं भी जानती हूँ कि हम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब सब ठीक होगा। चलता फिरता ढाबा तो लोगों को पसंद आ ही रहा है, तो अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसी तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत करती हैं और चलता फिरता ढाबे वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं। अजय और शीतल की अभी नई नई शादी हुई होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। ससुराल में जब जाऊंगा तब वहां मेरा कितना अच्छा स्वागत होगा। वैसे भी दामाद को तो इतना माना जाता है और मेरे ससुराल वाले तो मुझे कुछ ज्यादा ही मानते हैं। ऊपर से पहली बार जाऊंगा, मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। जब ससुराल में जाऊंगा तब क्या होगा मेरा। अजय खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। कहीं आप फिर अपने ससुराल के ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं ना? अरे शीतल, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। अरे शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पहली बार जाऊंगा, वहां भी सब मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी हमारे भारत में दामाद को कितना ज्यादा माना जाता है, तो मैं खुश क्यों ना रहूं। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत है जो कुछ दिन में सच होने भी वाली है। वैसे आपका इतने अच्छे से वेलकम किया जाएगा ये देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल सच ही कह रहे हो। आपके ससुराल में तो अभी से ही तैयारी भी शुरू हो गई होगी, आखिर उनके दामाद जो घर आ रहे हैं। जितनी इज्जत दामाद को उसके ससुराल में मिलती है ना, उतनी पूरी दुनिया जहां में कहीं नहीं मिल सकती। इतना मान सम्मान दिया जाता है ससुराल में, मानो दामाद नहीं कोई भगवान ही आ गए हों। आप तो वैसे भी मेरे घर के पहले दामाद हो, आपकी खातिरदारी में तो कोई भी कमी छूट ही नहीं सकती। तुम्हारी बात हुई अपने मायके में? हाँ, माँ का फोन आया था, वो बस पूछ ही रही थी कि आपको खाने में क्या पसंद है, इस संडे को हम आ रहे हैं या नहीं। ज्यादा तो आपकी बातें हुई हैं बस। मतलब मैं जो इतना उत्साहित हो रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मेरा वेलकम तो ग्रैंड ही होगा। अगर आपने और भी कुछ सोचना है ना तो सोच लीजिए, क्योंकि तब तक मैं खाना बना लूंगी ना। अरे जब से आपको पता चला है कि हम संडे को मायके जा रहे हैं, तब से तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अजय अपने ससुराल के पहले दिन का ही सोचकर काफी खुश था। वहीं उसके ससुराल वाले भी तैयारी में लगे हुए थे। सुनिए ना, काजू बादाम अखरोट और खजूर ये सब ले आना। ये सब क्यों? अरे भूल गए क्या, दामाद जी आ रहे हैं संडे को घर पर। अब वो आकर कुर्सी पर ऐसे ही खाली थोड़े बैठे रहेंगे, उनको खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स तो देने पड़ेंगे ना। चाय बिस्किट थोड़ी ना अच्छा लगता है। माँ, पर इतना ज्यादा भी क्यों करना, उनको पता चल जाएगा साफ कि ये सब बस उनके लिए हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना। अरे भाई, जब हम कुछ कर ही उनके लिए रहे हैं तो पता चलने में कौन सी बुराई है। घर के दामाद है, इतनी खातिरदारी करना तो बनता ही है। तुम मुझे लिस्ट बनाकर दे देना, मैं सब कुछ ले आऊंगा। ऐसी खातिरदारी के लिए तो एक बार मैं भी दामाद जरूर बनना चाहूंगा। बेटा, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना, तब तुम्हारी भी इतनी खातिरदारी की जाएगी। चिंता मत करो, ये इज्जत मान सम्मान तो दामाद को मिलता ही है। सारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। शाम के समय सरिता वापस अपनी बेटी को फोन करती है। अच्छा शीतल बेटा, दामाद जी के लिए सोया चाप, पनीर, चिकन, नान, मीठे में मूंग का दाल का हलवा, रसमलाई, घेवर और मटर पुलाव, ये सब खाने के लिए ठीक रहेगा ना? माँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है, दामाद जी ससुराल में पहली बार आ रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता, नाश्ते में क्या क्या बनाना है? माँ, अब नाश्ता भी करवाओगी क्या 36 तरह का? जितना पूछा है उतना बता। दामाद जी के लिए नाश्ते में क्या रखूं? उन्हें क्या पसंद आएगा? गुजराती नाश्ता रखूं या पंजाबी या कुछ? माँ, वैसे तो उन्हें गुजराती ही पसंद है, बट आप जितना कर रही हो ना, वो कहीं से भी कोई कमी निकाल ही नहीं सकते।
तू चुप कर, दामाद जी आ रहे हैं, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना तो करूंगी ही ना। सब लोग इतना कुछ कह रहे थे और ये सब अजय को भी पता चल रहा था। दोबारा मम्मी जी ने पक्का मेरे लिए ही फोन किया है ना? हाँ, पूछ रही थी कि उनके दामाद के लिए नाश्ते में क्या बनाना चाहिए। अरे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपको कि क्या बताएं। अच्छा, मेरे कपड़े नए वाले रखना। जब मेरे ससुराल वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी अच्छा ही बनकर जाऊंगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ही बचा है, वो भी हो जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन दामाद घर आने वाला था। दीपक, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है झाड़ू लगा दे। माँ, 5वीं बार आप साफ फर्श पर झाड़ू लगवा रही हो। अरे दामाद आपके जमीन पर थोड़े बैठने वाले हैं। जमीन पर क्यों बैठेंगे? उनके लिए सोफे नए गद्दे लगवा तो दिए हैं, पर जमीन भी तो साफ ही दिखनी चाहिए ना। उनके पैर गंदे नहीं होने चाहिए। चल दोबारा से झाड़ू लगा दे। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं थी। वहाँ अजय भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाने के लिए निकल जाता है। मम्मी जी और पापा जी तो दरवाजे पर ही खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। मुझे तो बस एक ही बात का डर है, कहीं वो मोहल्ले के दरवाजे पर ही ना खड़े मिल जाए अपने दामाद का स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनकी खुशी आपने देखी नहीं है। बार बार माँ तो यही कह रही है, दामाद जी पहली बार ससुराल आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी ने तो इतने कॉल कर दिए यही पूछने के लिए कि गाड़ी भिजवा दे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ससुराल में उनके रहते कहीं मुझे कोई परेशानी होगी। अब तो मुझे भी देखना है कि दामाद का पहला दिन आखिर ससुराल में कितना अच्छा जाता है। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद अजय और शीतल दोनों अजय के ससुराल पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। इतनी देर हो गई है, अभी तक किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पता नहीं, रुको माँ को फोन करके देखती हूँ, किसी काम में लगी होंगी शायद। शीतल अपना फोन उठाती है और माँ को फोन करती है। हेलो माँ, आप कहाँ हो? हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और ये पीछे से आवाज कैसी आ रही है? कहाँ हो आप? बेटा, वो हमारे खानदानी पंडित आए हुए थे, यही आश्रम में रुके थे, शाम को जाने वाले हैं, इसीलिए पूरे परिवार के साथ हम सब यहीं आ गए हैं। क्या आप वहां हो? तो अब हम कहाँ जाएं? माफ करना, लेकिन हमें आने में 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक पड़ोस के घर में रुक जाओ। 3 घंटे बाद सरिता पूरे परिवार के साथ आती है। बारिश का मौसम भी था, इसीलिए दामाद के कपड़े भी गीले हो चुके थे। सब घर के अंदर जाते हैं और शीतल हंसने लगती है। दामाद का पहला दिन ससुराल में ऐसा जाने वाला है, ये तो वाकई में कुछ ज्यादा यादगार हो गया। कैसा लगा आपको आपके ससुराल में पहला दिन? माफ करना दामाद जी, हमारे खानदानी पंडित जी हैं, अब वो यहाँ आते नहीं हैं। इतने सालों में पहली बार आए थे और शाम को ही जाना था उन्हें, इसीलिए हम बिना कुछ बताए ही वहाँ चले गए। आपको इतनी परेशानी हुई उसके लिए हम बहुत माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब जो हो गया है उसको तो बदल नहीं सकते ना, लेकिन मुझे अपने ससुराल का पहला दिन जरूर याद रहने वाला है। अब कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। हम अब भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बाकी का दिन अच्छा जाए। दामाद का ससुराल में पहला दिन काफी अजीब तरह से जाता है, लेकिन अंत में ससुराल वाले भी काफी कोशिश करके उसे अच्छा बना ही देते हैं। उमा और कोमल दोनों ही एक छोटे से गांव में रहती हैं, जहां उनका एक छोटा सा ढाबा होता है। सुबह सुबह उमा अपनी बहू को उठाने लगती है। अरे कोमल, बहू उठेगी नहीं, ढाबा खोलना है। माँ जी, कल रात देर से सोई थी इसीलिए अभी आंख नहीं खुली। समय क्या हो रहा है? बहू अभी तो समय है, उठ जा, मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ तब तक। दोनों सास बहू थोड़ी देर बाद अपने ढाबे पर जाते हैं और ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। माँ जी, इतनी देर हो गई, अब तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ये तो रोज का ही होता जा रहा है। हम ढाबा खोलते हैं और थोड़ी बहुत कमाई होती है, फिर शाम हो जाती है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? बहू, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं ना, उसे देखकर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम तो बस सब्र से ही काट सकते हैं। माँ जी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर रोज यहाँ अपना ढाबा खोलते हैं, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब सामान लाते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कम से कम हमारी मेहनत का तो मिल ही जाए। बहू, हमें अभी ना बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। देर सवेर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। काश हमारा चांद पर ढाबा होता। अगर हमारा चांद पर ढाबा होता ना, तब तो लोगों की भीड़ होती हमारे ढाबे पर और हम ही खाना बनाते हुए थक जाते। बहू, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे चांद पर ढाबा कैसे मुमकिन हो सकता है?
दोनों सास बहू अपने ढाबे को लेकर ऐसे ही अक्सर परेशान रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शाम उमा ढाबा बंद करने जा रही होती है कि तभी कोमल अपनी सास को रोक देती है। माँ जी, आज ढाबा बंद मत करिए, मेरा मन है कि आज मैं ढाबे में ही सो जाऊं। बहू, ये तू क्या कह रही है? तू अकेले ढाबे में कैसे सो सकती है? अरे अजीत के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों का इस दुनिया में है ही कौन? और अगर तू भी ऐसे परेशान होकर यहाँ अकेले बैठ जाएगी तो मेरा क्या होगा? तू यहाँ क्यों रात में रहना चाहती है? हम घर चलते हैं ना। माँ जी, मैं उदास हूँ, इसीलिए ढाबे में रात में नहीं रुकना चाहती, बल्कि मेरा मन है आज यहाँ रुकने का। और अगर आपको घर पर अकेला महसूस होगा तो आज हम दोनों ही यहाँ रुक जाते हैं ना, इससे आपको भी अकेला महसूस नहीं होगा। अरे चल ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। रात के समय दोनों सो रहे होते हैं, तभी कोमल को सपना आता है। माँ जी, अब तो हमारा चांद पर ढाबा है, देखना दिन दुगनी और रात चौगुनी होगी हमारी। बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। अभी ही हमारे ढाबे में ग्राहक की इतनी भीड़ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इतने सारे ग्राहक को अकेले कैसे संभालेंगे। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कल तक जब हम जमीन पर ढाबा चलाते थे तो भी तो अकेले ही संभाल रहे थे ना। अब तो हमारा चांद पर ढाबा है। कभी किसी ने नहीं सुना होगा गरीब का चांद पर ढाबा, लेकिन हमारा वो ढाबा भी है। अरे इतना अच्छा चांद पर ढाबा है और आप लोग खाना देने में समय लगा रहे हैं। जल्दी से खाना दे दीजिए ना, और बैठने की भी जगह बता दीजिए। दरअसल बैठने की जगह तो अभी नहीं है, आप कल आ जाइएगा। नहीं नहीं, चांद पर ढाबा है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं तो चांद पर ही बैठकर खाना खा लूंगा। आप जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए। बहन जी, मैं भी कब से खाना मांग रही हूँ, अरे जल्दी से हमारे लिए भी खाना लगा दीजिए। अपने ढाबे पर ग्राहक की इतनी भीड़ देखकर दोनों सास बहू काफी खुश हो जाती हैं। बहू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ढाबे पर कभी इतनी ज्यादा भीड़ भी होगी, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ है। माँ जी, बात बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाने चाहिए। देखिए ना, लोगों की भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। कोमल जल्दी से खाना लगा रही होती है, तभी उमा बाल्टी भर पानी लेकर कोमल के मुंह पर गिरा देती है। अब माँ जी, ये क्या? ढाबे पर ग्राहक की भीड़ लगी है और आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया। बहू, सपने देखना बंद कर। अरे कब से मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तू है कि उठ ही नहीं रही, और तू ऐसे सपने क्यों देखती है? अब माँ जी, अब सपने देखने का नहीं बल्कि सपने को सच करने का समय आ गया है। बहू, ये तो क्या बोल रही है? क्या सच करना है? माँ जी, हमारा ढाबा चल नहीं रहा है ना। आप देखना हमारा ढाबा कितना अच्छा चलेगा। गरीब का चांद पर ढाबा होगा तो लोग खुद ही आएंगे। बहू, मुझे तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। तू साफ साफ बता कि आखिर तू कहना क्या चाहती है। माँ जी, अब बस मैं कहूँगी नहीं, बल्कि हम साथ में काम करेंगे। कोमल जुगाड़ लगाकर कबाड़ी की दुकान से आसपास से कुछ फालतू के सामान लेकर आती है और उसी से अपने ढाबे को पूरी तरह ढक देती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं चांद पर ढाबा बना रही हूँ। ये देख रही हूँ ना, पूरी सतह बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना जैसे चांद की होती है। तो अब हम इस ढाबे को ऐसे बना देंगे जैसे ये चांद पर है। अरे वाह बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू अब कड़ी मेहनत करने लग जाती हैं और अपने साधारण से ढाबे को चांद वाला ढाबा बना देती हैं। एक हफ्ते की मेहनत रंग लाती है और वो ढाबा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांद पर ही हो। बहू, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये ढाबा चांद पर ही हो। ऐसा ढाबा अगर ग्राहक देखेंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहू, तू तो बहुत समझदार है। माँ जी, वैसे तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा समझदार हूँ, और अब भगवान चाहेंगे तो हमारा ढाबा खूब चलेगा। दोनों सास बहू का चांद पर ढाबा लोगों को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में लोगों में चांद पर ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। वाह, चांद पर ढाबा, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। ऐसा ढाबा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा ढाबा किसी ने देखा नहीं है, तभी तो हमने ऐसा ढाबा बनाया है। क्या मैं चांद पर ढाबे में कुछ फोटोज ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है, और आपका इतना अच्छा ढाबा है, इतना अनोखा है कि मैं खुद को फोटो लेने से रोक नहीं पा रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। इसमें मना करने वाली क्या बात है? अरे इतना अच्छा ढाबा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो फोटो लीजिए। आपको जितना मन करे उतनी फोटो लीजिए। ऐसे ही अब काफी लोग आने जाने लगते हैं। ढाबे पर थोड़ी सी देर में भी भीड़ खाली नहीं होती। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा हो गया। चांद पर ढाबा तो इतना अच्छा चल रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, तूने बिना सोचे ही इतना अच्छा ढाबा तैयार कर दिया। उनका ढाबा काफी मशहूर हो गया था। कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है। सुनिए,
दरअसल मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी सालगिरह आपके इस चांद पर ढाबे पर मनाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपको काफी अच्छे पैसे दूंगा। माँ जी, यहाँ तो लोग अपने अच्छे दिन को और अच्छा बनाने भी आ रहे हैं। अरे कुछ बताइए ना। जी हमें मंजूर है। इसी तरह अंत में लोग अब चांद पर गरीब के ढाबे की काफी सराहना करते हैं और ढाबा भी काफी अच्छा चलता है। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफी ज्यादा उदास बैठी होती। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी खत्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ। जैसे ही काम मिल जाएगा, पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तू ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है? माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगी जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की, तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप, कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा और अब जा ना, कपड़े बदल ले। बहू, तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना, तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू, हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई। माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू, मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं, उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना ढाबा खोलकर? इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू, तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा? ऐसे तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे?
माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू, देखा हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू, तू ये क्या कह रही है? अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं? माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं। इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना, तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते, घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है, अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू, तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफी मेहनत करते हैं, लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफी चिढ़ने लगते थे। इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने अरे भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद खाना चखा भी था, तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज़्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफी तेज लगता है। माफ़ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज़्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद ख़राब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फ़ोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफी सारी फोटोज लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज है ही नहीं। ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है। आई मीन आप लोगों को ना, मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफी ऊंचाई पर आ जाता है और जलन खोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है।